नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हूं, एक खास सीरीज की शूट कर रही हूं जो आपके सामने बहुत जल्द हम रखने वाले हैं। लेकिन चूंकि खबरदार के तार जो है आपसे जुड़े रहने चाहिए, इसीलिए आज देश भर की खबर आपको पश्चिम बंगाल से ही मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर आज हिंदुस्तान में है और जिसकी आहट पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, वो ये है कि एक ही दिन में करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। ये ऐसा है जैसे एक ही दिन में पूरा सिंगापुर या पूरा फिनलैंड या पूरा डेनमार्क या न्यूजीलैंड या हांगकांग को टीका लगा दिया जाए। आज भारत ने जितने टीके लगाए हैं उस आंकड़े से 92 देशों की जनसंख्या कम है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आप इतना समझ लीजिए कि सुपर फास्ट गियर भारत ने लगा लिया है। मुफ्त वैक्सीन ड्राइव एक दिन में उम्मीदों के ट्रैक पर कैसे फॉर्मूला 1 वाली स्पीड पर दौड़ी और आज का टीकाकरण वाले स्कोर में एमपी क्यों गजब है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। टीका वैसे तो शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर वो मुफ्त हो तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है और फिर राजनीतिक साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या फ्री वैक्सीन और फ्री राशन से यूपी में होगा बीजेपी का बेड़ा पार? उत्तर प्रदेश इस समय देश की सियासत की हॉट सीट बना हुआ है। बीजेपी अपने मिशन 2022 को लेकर बहुत सक्रिय है। ग्राउंड से फीडबैक लेने का राउंड 2 चल रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सिर्फ 9 महीने का टाइम है बीजेपी के पास और तमाम चुनौतियां हैं 2022 के लिए। बीजेपी की क्या प्लानिंग चल रही है, इसका जवाब हम ढूंढेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की धमकी का न्यूक्लियर विश्लेषण करेंगे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए तो परमाणु बम की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसका एक अर्थ यह भी है कि पाकिस्तान ने जो परमाणु बम इकट्ठा कर रखे हैं वो खास तौर से क्या कश्मीर के लिए कर रखे हैं। इमरान खान कुछ महीने गुजरने के बाद कश्मीर पर कोई ना कोई स्टंट जरूर करते हैं। इस बार इमरान ने न्यूक्लियर स्टंट किया है, इसका विश्लेषण भी खबरदार में आपके लिए जरूरी है। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आज से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग शुरू हुई है। 25 जून तक ये चलेगी। पाकिस्तान की उम्मीद है कि किसी तरीके से वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलकर आ जाए, लेकिन कई देशों को आशंका है कि पाकिस्तान को छूट देते ही कहीं आतंकियों की मनमानी भी न शुरू हो जाए। और एक और खबर आपको दे दें कि कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। आपको याद होगा पिछले साल भी कोविड की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी और उससे एक साल पहले धारा 370 हटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द करना पड़ गया था। 2019 में यह हुआ था और इस बार भी यानी 3 साल लगातार अब अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले जो खबरदार में हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन की खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि 80 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में लगा देना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। इतने दिनों से लगातार इस बात पर सवाल उठाए जा रहे थे कि किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो सकता है। तो अगर इस रफ्तार को हम कायम रख सके तो एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया में ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, क्योंकि चीन के अलावा ऐसा कोई भी देश अब तक नहीं था जो वैक्सीनेशन के इतने दिनों में कभी भी एक दिन में 50 लाख से ज्यादा टीके लगा पाया हो। लेकिन भारत ने करीब 80 लाख तक वैक्सीन डोज एक दिन में लगा दी। चीन ने एक दिन में करीब 2 करोड़ टीके लगा दिए हैं। हालांकि चीन के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल होता है, फिर भी भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो तेजी से टीके लगा सके। और अगर एक दिन में वैक्सीनेशन के 80 लाख के आंकड़े को छुआ जा सकता है तो 1 करोड़ के आंकड़े तक भी पहुंचना नामुमकिन नहीं है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम ने फ्री वैक्सीन पर जो ऐलान किया था वो पहले दिन ही अप्लाई हुआ तो सब रिकॉर्ड टूट गए। वैक्सीनेशन की ऐसी स्पीड देश ने पहले नहीं देखी थी। आज करीब 79 लाख लोगों को टीका लगाया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो 5 अप्रैल को बना था। लेकिन अप्रैल मई वाले हालात जून में बदल गए और इससे भी जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बदली, जब राज्यों को सबके लिए फ्री वैक्सीन मिलनी शुरू हुई, जब वैक्सीन का संकट कुछ हद तक कम हुआ, जब बिना स्लॉट बुकिंग सबके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होने लगे, तो एक दिन में 79 लाख तक टीके लग रहे हैं।
जो पहले 20 लाख 30 लाख प्रतिदिन तक सीमित थे। दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू थी, लेकिन आज खास करके जब से सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलाउ कर दिया है, राज्यों में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं महिलाएं और पुरुष यहां पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ज्यादातर लोगों के पास कोविन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए यहां पर कतारें आज लंबी दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि सबको वैक्सीन दी जाए और तीसरी लहर के आने से पहले पहले जितनी जनसंख्या भारत में वैक्सीनेशन करवा सकती है, उनकी वैक्सीनेशन करवाना इस वक्त बहुत जरूरी है। और ये अहम एक तरीका वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने का आज से हर राज्य सरकार में शुरू कर दिया गया है। यूपी में 21 जून के लिए टारगेट रखा गया था कि एक दिन में 6 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टारगेट से भी करीब 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन पर बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है, जहां सरकार ने 6 लाख औसत के टारगेट के साथ में जून में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी की है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के 6,000 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही खास तौर पर छोटे छोटे क्लस्टर बना के ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर की आयु में ऑनलाइन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 वर्ष में फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इसको बहुत जल्द ऑफलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट भी किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर जोर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण को लेके, जिसको लेके सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और इसकी कार्यवाही 17 जून से शुरू कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का टारगेट और बड़ा है। 30 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। फिर 1 जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख टीके लगाने की तैयारी है। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तो हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 14,71,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। इंदौर में 2 लाख तो भोपाल में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और इसमें लोगों का जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एक महिला है जो यहाँ पहुंची हुई है, इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और शुरुआत में एक तरीके से देखा जाए तो जो लोगों में डर था, भ्रम था वैक्सीन को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही है बड़े पैमाने पर, और इसी में अगर आप देखें तो अब ये एक बड़ा केंद्र बनाया गया है टीकाकरण का। यानी एक दिन में जितने टीके अप्रैल मई में पूरे देश में लग रहे थे, उतने टीके अब एक राज्य में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्पीड को बनाए रखा जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए, गांवों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। वैक्सीन पर ग्रामीण इलाकों में जो हिचक है, उसे भी दूर करने के लिए जोर लगाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो सके। आज तक ब्यूरो।
अभी तक रोज ये सवाल उठाए जाते थे कि जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाए जाते थे और ये सारे सवाल वाजिब भी थे। लेकिन आज अगर ये रफ्तार पकड़ी है तो हम जरा तुलना भी करते हैं बाकी देशों से और आपको दिखाते हैं कि भारत की ये उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों है और क्यों समूची दुनिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए। दरअसल जितनी वैक्सीन भारत ने आज एक दिन में लगा ली है उतनी आबादी तो दुनिया के 92 देशों की नहीं है। सिंगापुर, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देशों की आबादी से ज्यादा टीके भारत ने एक दिन में लगा लिए हैं। भारत ने वैक्सीनेशन पर जो स्पीड अब बनाई है उसे बरकरार रखने की अब जरूरत है और अगर ऐसा रहा तो दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य वाकई हासिल किया जा सकता है। भारत को दिसंबर तक पूरी तरह वैक्सीनेट होने के लिए करीब 80 से 90 लाख डोज प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता थी। अच्छी बात यह है कि हमने वो स्पीड पकड़ी है। जरूरत यह है कि सिर्फ एक दिन नहीं होकर रह जाए बल्कि लगातार ये चलता जाए। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो फ्री वैक्सीन है वो भी चर्चा में। दरअसल अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे चंद महीनों बाद। उससे पहले आज के लिए जो 6 लाख का जिस तरीके से अब लक्ष्य रखा गया, साथ ही फ्री वैक्सीन की बात हो गई। क्या फ्री वैक्सीन वो कुंजी रहेगा जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में ये जंग जीती जा सकती है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि कोविड की वजह से और उसकी वजह से लोगों को जिस नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? तो क्या भरपाई वहीं से होगी? क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान 2022? आपको दिखाते हैं। बीजेपी के यूपी फीडबैक का राउंड 2। मिशन 2022 के लिए क्या प्लानिंग? 9 महीने का टाइम, चुनौतियां तमाम। बीजेपी के मिशन यूपी की चुनौतियां क्या है? फीडबैक क्या है? चुनाव में 9 महीने बचे हैं, क्या प्लानिंग की जानी चाहिए? पिछले 20 दिन में दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के बीच दौड़ लगी है। 20 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है। उनके साथ यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ में हैं। इन दोनों नेताओं की लखनऊ में पहली मीटिंग संघ के नेताओं के साथ हुई, जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी थे। संघ के नेताओं से 3 घंटे की मीटिंग के बाद बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां दूसरी बड़ी मीटिंग हुई। इससे पहले कल रात में स्वतंत्र देव सिंह और बंसल साहब की एक बैठक हुई थी, जिसमें डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पर क्या चीजें होनी है। और जो बीएल संतोष खुद आए हैं, राधा मोहन सिंह खुद आए हैं, उनकी कल दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक हुई है, जिसमें यूपी को लेकर चर्चा हुई है कि इलेक्शंस में किस तरह से पार्टी जाएगी। ये मीटिंग पर मीटिंग, ये सियासी हलचल 1 महीने से यूपी की राजनीति में हावी है और इसी से यूपी में बीजेपी के चुनावी चैलेंज को भी समझा जा रहा है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ाई। खुद पार्टी के नेताओं ने शुरुआत में कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए थे। पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन औसत दर्जे का ही था। संगठन और सरकार में तालमेल पर सवाल उठे। संगठन में नाराजगी की बातें आई। सरकार में जगह न मिलने से भी असंतोष की बातें थी। अब बीजेपी ने पूरा जोर इसी पर लगाया है कि जहां जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, करेक्शन किया जाए, जिससे समय रहते पूरी मजबूती के साथ मिशन 2022 में पार्टी जुट जाए। ये बात बीएल संतोष के पिछले दौरे पर भी उठी थी और इसी का नतीजा है कि फीडबैक के दूसरे राउंड से पहले उस फीडबैक पर अमल किया गया जो पिछले दौरे में मिला था। इसी के बाद पार्टी ने संगठन और सरकार में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी। संगठन में अलग अलग मोर्चे के नए अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी ने यूपी की नई मीडिया टीम बना दी। सवाल ये है कि क्या कैबिनेट विस्तार भी होगा? इस 1 महीने में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तो बहुत थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे, लेकिन बाद में ये चर्चाएं इसलिए ठंडी पड़ गईं, क्योंकि जिन एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बातें हो रही थी, उन्हें बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर सब अटकलें खत्म कर दी गईं।
लेकिन एक चिक-चिक इस बात पर जरूर हो रही है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के ही एक और बड़े मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे चेहरे हैं और हमारी सरकार के मुखिया। 2022 के बाद क्या होगा तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप तय कर लिया जाएगा। वो केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है, माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए तत्कालीन परिस्थितियां ही अंतिम निर्णय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। लेकिन इन बातों से यूपी में सीएम पद की दावेदारी पर कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ ही सबसे पावरफुल चेहरा हैं और उन्हीं के चेहरे पर यूपी बीजेपी खुद को 2022 के लिए तैयार कर रही है। फिलहाल फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन के मुद्दे से यूपी में बीजेपी प्रचार मोड में आ चुकी है। वैक्सीन लगाने के लिए बूथ स्तर तक के कैंपेन चल रहे हैं। दूसरा कैंपेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर है, जिसमें यूपी में अगले 3 महीने के लिए 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। इसी के सहारे बीजेपी मिशन 2022 में जुटी है और अपने प्रचार अभियान को अभी से शुरू कर दिया है। इसमें अगले महीने से और तेजी आने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगातार दौरे यूपी में होने वाले हैं और जल्द ही बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले बीजेपी के लिए जरूरी ये है कि सरकार और संगठन के जो भी मुद्दे हैं उन्हें जल्द सुलझाया जाए। इसलिए यूपी में फीडबैक के लिए दौरे किए जा रहे हैं। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। अब हम आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक धमकी की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। दरअसल इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कश्मीर की समस्या सुलझ जाए तो फिर परमाणु हथियार जो है उनकी आवश्यकता ही न पड़े। पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, तो क्या इस चीज के लिए इमरान खान ने रखे हुए हैं? क्या इसे सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाए या फिर वाकई एक चेतावनी या धमकी के तौर पर, जो कि इमरान खान देने के लिए जाने जाते हैं? अधिकतर ये चेतावनियां और धमकियां खोखली ही होती हैं। इमरान खान वैसे तो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, लेकिन जब बात कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की हो तो उनकी अदाकारी देखने लायक होती है। And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. गरीबी और कर्ज से लड़ते इमरान खान को अक्सर परमाणु बमों की याद आती रहती है और वो तुरंत भारत को धमकी भी दे देते हैं। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा है, जिस समय कश्मीर के मुद्दे पर एक समाधान हो जाएगा, दोनों पड़ोसी देश एक सभ्य नागरिक की तरह से रहेंगे, तब हमें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी। इसका एक अर्थ ये भी है कि पाकिस्तान ने जो परमाणु बम इकट्ठा करके रखे हैं वो खासतौर पर कश्मीर के लिए हैं। इमरान खान की इस भाषा पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इसी ब्लैकमेलिंग के सहारे हमेशा चलता रहा है कि अगर दुनिया कश्मीर के मुद्दे पर बीच में नहीं पड़ेगी तो युद्ध हो जाएगा, और पाकिस्तान ने इसी जंग के लिए परमाणु बम रखे हुए हैं। इसके आगे अपने अगले ही बयान में इमरान खान फरमाते हैं,
मैं हमेशा से ही परमाणु बमों के खिलाफ रहा हूं। हमारी भारत के साथ 3 बार जंग हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास परमाणु हथियार है। तब से लेकर अब तक कोई भी युद्ध भारत के साथ नहीं हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि ये सब करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात सुन ली जाएगी। दुनिया के बड़े देश बेचैन होकर भारत पाकिस्तान के मामलों में बीच बचाव करेंगे और हो सकता है कि FATF की बैठक में भी पाकिस्तान के पक्ष में कोई लॉटरी निकल आए और वो बदनाम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर के प्रति अपनी एक्स्ट्रा चिंता दिखाते हुए परमाणु युद्ध की बातें तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं अगर युद्ध हुआ तो पुराने युद्ध जैसा नहीं होगा। इमरान खान के 2 बयान गौर करने लायक हैं। 26 अगस्त 2019 को इमरान ने कहा था, और जिस तरह मुझे अजायम नजर आ रहे हैं ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। और इसके 1 महीने बाद 27 सितंबर 2019 UN में इमरान ने फिर से भारत को धमकी दी थी। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. वैसे पाकिस्तान के एटमी दमखम की पोल खुद भारत 2 बार स्ट्राइक करके खोल चुका है, जिसमें पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। दोनों बार पाकिस्तान की एटम बम वाले अरमान धरे के धरे रह गए थे। और अब तो भारत ये भी चेतावनी दे चुका है कि परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी फिक्स नहीं है। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? इमरान खान के बड़बोलेपन पर एक्सपर्ट्स की राय भी सुननी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम वाला किस्सा दुनिया का ध्यान खींचने के लिए सुनाया है। तो साफ तौर पे जानते हैं कि कन्वेंशनली हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता, और अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है जो वेपन ऑफ डिटरेंस है, तो वेपन ऑफ वॉर नहीं है, तो तकरीबन 10 ही मिनट के अंदर पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान की फौज इसको जानती है, इसलिए ये तमाम जो धमकियां हैं आमतौर पे सिविलियंस की तरफ से आ रही हैं, ना कि उनकी फौज की तरफ से। अब ना तो पाकिस्तान की युद्ध वाली धमकियां चलेंगी, न परमाणु युद्ध के नाम पर सबको डराने वाली चालें काम आएंगी, क्योंकि ये नया इंडिया है, सिर्फ सुनकर चुप नहीं रह जाता, हाथ के हाथ स्ट्राइक कर देता है। इमरान खान की परमाणु बम वाली बातें सिर्फ कश्मीर के नाम पर दुनिया को भ्रमित करने के लिए हैं। 3 साल में इमरान खान ने तीसरी बार परमाणु बम की धमकी दी है। वो जताते रहे हैं कि पाकिस्तान को कमजोर मत समझना, उसके पास परमाणु हथियार हैं। दरअसल इमरान खान की धमकी भारत के लिए होती है, लेकिन संदेश अपने लोगों के लिए होता है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है, यानी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर रहे मुल्क के लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश होती है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। वो कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो पाकिस्तान के मामले में भी यही जो फलसफा है वो लागू होता है। हफ्ते, 6 महीने, साल पाकिस्तान का कोई ना कोई नेता परमाणु ताकत को लेकर मुंह खोल ही देता है, लेकिन जरा दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए कि दुनिया के जो बाकी परमाणु ताकत हैं वो क्या कहीं पर कभी भी ये ढिंढोरा पीटते हैं कि उनके पास कितने परमाणु हथियार या परमाणु बम है? अगर आप ध्यान देकर सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगी। रूस, अमेरिका अपनी परमाणु धमकी कभी नहीं जारी करते। बात बात पर परमाणु धमकी न देने वाले ये देश दुनिया के 90% परमाणु बमों का जखीरा अपने पास रखते हैं।
रूस और अमेरिका का परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण लगातार जारी है, लेकिन जो मजबूत ताकतें होती हैं वो अपने व्यवहार में गंभीरता रखती हैं। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और उसके कर्ज के किस्से दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 2020 के अपने 160 परमाणु हथियारों को बढ़ाकर 2021 में अब 165 कर लिया है। पाकिस्तान की धमकियों से उलट भारत जैसे परमाणु संपन्न देशों की अपनी जिम्मेदार परमाणु नीति है, इसीलिए कभी परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंधों का सामना करने वाले भारत के साथ अमेरिका समेत कई देशों ने सिविल न्यूक्लियर डील की हुई है। 2020 में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे, जो 2021 में अब तक बढ़कर 156 हो चुके हैं। परमाणु ताकत होना एक बात है और उसको लेकर जिम्मेदार रहना बिल्कुल अलग बात है। दूसरे विश्व युद्ध ने परमाणु बम से होने वाली बर्बादी देखी है, इसीलिए पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को छोड़कर बाकी दुनिया इसकी संवेदनशीलता को समझती है। 2020 में दुनिया की 9 परमाणु ताकतों के पास 13,400 परमाणु बम थे, जो इस साल अब तक 13,080 रह गए हैं। पाकिस्तान हालांकि परमाणु बमों वाला देश है और इसकी वो बात बात पर नुमाइश जरूर करते रहता है, लेकिन एक उसके लिए फिक्र का मामला जरा दूसरा रहता है, वो है FATF से जुड़ा हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी बैठक शुरू हुई है और पाकिस्तान का टारगेट इस बार ये है कि वो ग्रे लिस्ट से भी निकल जाए, लेकिन यह लगभग नामुमकिन दिखता है। 25 जून तक चलेगी यह बैठक। आज से शुरुआत हुई है। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान की रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी। इन 5 दिनों में फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, या फिर ग्रे लिस्ट की जगह वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ग्रे लिस्ट में होने से उसे अंतर्राष्ट्रीय कर्ज मिलने में बहुत अड़चनें आती हैं। ब्लैक लिस्ट में जाने पर उस पर वित्तीय प्रतिबंध ही पूरी तरीके से लग जाएंगे। FATF की मौजूदा प्लेनरी बैठक से पहले पाकिस्तान पर FATF के इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप यानी ICRG ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर आने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। ICRG में फ्रांस, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और चीन है। आतंकवाद के मसले पर इस ग्रुप में चीन ही पाकिस्तान का अकेला दोस्त है। चीन ने भी फरवरी में जो FATF की बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। FATF में 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कुल मिलाकर 12 वोट चाहिए। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए FATF ने 27 शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी। इनमें 24 पर अमल करना मुश्किल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किल 3 अहम शर्तें हैं जिसे पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा करके कहा है कि पाकिस्तान ने राष्ट्रीय कोशिशों से FATF के एक्शन प्लान को लागू किया। FATF की प्रतिबंधित सूची पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान 2008 में पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में आया, 2009 में इससे बाहर हो गया, 2012 में दोबारा ग्रे लिस्ट में आया, 2016 में उसे फिर ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मौका मिला, 2018 में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिसे लेकर वो अभी भी छटपटा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। आज देश भर में इसका आयोजन देखा गया, लेकिन इस आयोजन के साथ साथ राजनीति भी देखी गई। हम काफी समय पहले से देख रहे हैं, जब से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ था तब सूर्य नमस्कार को लेकर किस तरह का विवाद छिड़ा था, तो अब अभिषेक मनु सिंघवी के एक वक्तव्य को लेकर नया विवाद छिड़ा है और योग भारत का न होकर लग रहा है जैसे कि 2 अलग अलग संप्रदायों में बांटने की या फिर वो विभाजन दिखाने के प्रयास चल रहे हैं। ओम सिर्फ ढाई अक्षर एक शब्द नहीं, अनहद नाद है। और भारतीय परंपराओं के अनुसार इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार है। जीवन शक्ति अपार है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब पूरी दुनिया ओम की गूंज के साथ योग को जीवन में उतार रही थी, तब किसी के मन में इस प्रक्रिया को लेकर धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन इसके बाद सियासत के साइंटिस्ट आ गए और सारे सुर बिगड़ गए। देश के जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया,
ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंह भी कानूनी भाषा में माहिर हैं, लिहाजा जो वो कह गए और जो संदेश देना चाहते थे वो भी समझना जरूरी है। सिंघवी जी बता रहे थे, योग में ओम की ध्वनि लाने से कोई असर नहीं पड़ता, ये योग की ताकत को बढ़ाता नहीं है। वहीं योग करते वक्त अगर अल्लाह का नाम ले लें तो इससे योग से मिलने वाले फायदे कम नहीं होते। अभिषेक मनु सिंघवी के इस दिव्य ज्ञान के बाद बीजेपी खेमा आग बबूला हो गया। दिल्ली से भोपाल, भोपाल से हरिद्वार तक बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता सब मैदान में उतर आए। अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है, ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है, इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग है और योग के साथ सब लोग। और अब खबरदार में अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें आपको दे देते हैं। दूसरी लहर जो कोरोना की आई उसकी वजह से भी आर्थिक नुकसान हर एक क्षेत्र में हुआ और अब ये खबरें आ रही हैं कि एक आर्थिक पैकेज की मांग की जा सकती है सरकार से। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की लगातार मांग की जा रही है। अभी तक सरकार इसके लिए कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं थी। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को राहत देने पर विचार कर सकती है, लेकिन नए राहत पैकेज की मांग पर विचार बजट 2021-22 में किए गए अलग अलग ऐलानों को देखकर किया जाएगा। फिलहाल राहत पैकेज के तौर पर सरकार कितनी रियायत का ऐलान कर सकती है, इसका अनुमान आरबीआई और उद्योग संगठनों के सुझावों के आधार पर लगाया जा सकता है। कुछ उद्योग संगठनों का सुझाव है कि अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए। वहीं आरबीआई के एक आकलन के मुताबिक दूसरी लहर से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हुआ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि इस बार का बजट कोरोना के साए में पेश किया गया था। इसमें पहले ही काफी राहत उपाय शामिल किए गए थे। ऐसे में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा सकती है। इससे निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिससे असंगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा। सीईए के मुताबिक जनवरी-मार्च में सरकार का खर्च बढ़ने से निर्माण क्षेत्र में 15% का इजाफा हुआ है। सीईए के मुताबिक सरकार का सारा फोकस आर्थिक रिकवरी की रफ्तार को बढ़ाना है। सरकार ने जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो निवेश है उसमें काफी तेजी लाया। चौथी तिमाही में हमने जब आर्थिक सर्वेक्षण जब रिलीज किया था उसमें भी दिखाया था कि जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, दोनों में जो कैपिटल स्पेंडिंग है काफी बढ़ा। तो इसके चलते यदि आप देखें तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कहते हैं, जो कि निवेश का संकेत है हमारे अर्थव्यवस्था में, वह निवेश का जो संकेत है जीडीपी के अनुपात में 26 तिमाही में सबसे अधिक था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि सरकार को राहत पैकेज तो लाना ही चाहिए, साथ ही महंगाई पर भी लगाम लगानी चाहिए। इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन ये है कि अभी भी जो फैक्ट्रीज हैं वो स्केल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं कर रही हैं। जो रॉ मटेरियल पीछे से आना है उसकी सप्लाई अभी भी फास्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरा जो लॉजिस्टिक है वो पूरा ओपन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होने हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि वो प्रोडक्ट इंडिया में बन पाए। तो इस तरह के प्रोडक्टों के ऊपर भी जो एंड प्रोडक्ट हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं। जाहिर है महंगाई भी पॉलिसी निर्माताओं के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे में राहत पैकेज के साथ ही महंगाई को घटाकर सरकार डिमांड बढ़ाने का काम कर सकती है। इससे भी अर्थव्यवस्था में नई तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश में गोल्ड को लेकर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया। इसे लेकर लोगों के मन में घरों में जो ज्वेलरी रखी हुई है उसे लेकर बहुत पसुपेश हुआ। अब सरकार ने पूरी क्लैरिफिकेशन जारी की है कि दरअसल घर में जो गहने हैं उसे लेकर नियम कानून क्या कहते हैं। सोने की ज्वेलरी को लेकर गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम
लागू हो गए हैं। इस नियम के मुताबिक अब ज्वेलर्स बगैर हॉलमार्क की ज्वेलरी या गोल्ड के किसी दूसरे आइटम को नहीं बेच सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि उनके पास जो सोना या सोने की ज्वेलरी रखी है उसका क्या होगा। वो जानना चाहते हैं कि क्या उसकी भी हॉलमार्किंग करवानी होगी। दरअसल भारत में गोल्ड को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी है। वो हर खुशी के मौके पर सोने को खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अचानक से नए गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों के बाद लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं उनके पास रखे गोल्ड की वैल्यू घट तो नहीं जाएगी। लोगों की इस दुविधा को दूर करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि ज्वेलर्स ग्राहक से पुराने सोने की बगैर हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी वापस खरीद सकते हैं। यानी लोगों के पास रखे सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों का कोई असर नहीं होगा। दरअसल गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम केवल ज्वेलर्स के लिए हैं। वो ग्राहकों को बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेच सकते। अगर ग्राहक के पास पहले से बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसे पहले की तरह बेचा जा सकता है। यानी अगर कोई ग्राहक सोने का कोई भी आइटम बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाता है तो उसे पहले हॉलमार्किंग करवाने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उसे बदलने की मजबूरी। ग्राहक अपनी गोल्ड ज्वेलरी को उसकी क्वालिटी के आधार पर मार्केट वैल्यू पर बेच सकता है। गोल्ड हॉलमार्किंग की वजह से उसकी कीमतों पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि अगर ज्वेलर चाहे तो पुरानी ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग की जा सकती है। इसके अलावा नए गहने बनवाने के लिए सोने को पिघलाने के बाद हॉलमार्किंग भी जोड़ा जा सकता है। अगर कोई ज्वेलर ग्राहक से सोना खरीदकर उसे एक्सचेंज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही एक दुविधा गोल्ड लोन को लेकर भी लोगों के मन में है, लेकिन इसको लेकर भी नियम एकदम साफ हो गए हैं। ग्राहक पहले की तरह ही बिना किसी दिक्कत के गोल्ड लोन ले सकेंगे। गोल्ड गिरवी रखकर लोन लेते गोल्ड की हॉलमार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।